हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी और IBPS AFO का मेंस का एग्जाम होने वाला है। उसके प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए सीरीज लेके आए यूट्यूब पे सीरीज, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स लेते हैं और उस पर क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चंस लेके आए हैं रिलेटेड टू फूड प्रिजर्वेशन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मिल्क का प्रिजर्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज लेके आए हैं आपके लिए। जनरली ऐसा होता है कि हम मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, ये वाले सारे तो कवर कर लेते हैं, लेकिन कुछ अलाइड सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो इसलिए हमें वो वाले जो अलाइड सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कवर करना है, बिकॉज दे आर द वंस जिनसे हमारे स्कोरिंग मार्क्स जनरली जो और बच्चे छोड़ देते हैं, वो आपको वही क्वेश्चंस को टारगेट करना है। 2-3 क्वेश्चंस की वजह से ही क्या होता है, मेरिट आपकी ऊपर नीचे हो जाती है, एंड दैट मेक्स द डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। ऑलराइट, हमारे चैनल पे हर रोज ही ये वीडियोस आती रहती है रिलेटेड टू दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई होप आप रोज के रोज ये देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस चेक करें। So let's start with the question number 1. Question number 1 says the husk of the paddy has to be removed for consumption. So post harvest technology, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ राइस, उसमें क्या करते हैं, जो पैडी हमारा होता है उसमें जनरली क्या होती है, आउटर हस्क प्रेजेंट होता है। अब उस हस्क को रिमूव करके ही वी कैन यूज इट, वो कंजम्पशन के लिए बेटर होता है। तो दैट इज हाउ इट इज यूज। तो क्वेश्चन है कि एवरेज हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस इज। तो हलिंग परसेंटेज बेसिकली क्या है कि कितना उसमें से हस्क जो है वो रिमूव हुआ, उसके बाद कितना कर्नल बचा हमारे पास राइस में। सो ये पूछा गया है एवरेज हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस कितना है। यू कैन अटेम्प्ट इट। ओके, द आंसर इज 60 to 66%। जनरली 66% हम बोलते हैं, बट ऑन एन एवरेज डिपेंडिंग ऑन द वेराइटी ऑफ डिफरेंट जो राइस की वैरायटी होती है उस पर डिपेंड करते हुए इट कैन वेरी फ्रॉम 60 to 66%। ऑलराइट, then moving on to next question, question number 2. It says the parboiling is a hydrothermal process done in paddy in order to. So parboiling क्या होती है, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस होती है जिसमें हम पहले करते हैं वी गो फॉर सोकिंग, ठीक है, फिर उसमें स्टीमिंग करते हैं एंड देन वी हैव ड्राइंग की प्रोसेस। तो वैसे प्रोसेस में और भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ये शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। सोकिंग, स्टीमिंग एंड देन ड्राइंग इज डन इन द पारबॉइलिंग प्रोसेस। सो इससे क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, यू हैव टू आंसर। तो फर्स्ट है ऑप्शंस, अचीव मैक्सिमम रिकवरी रेट, रिकवरी ऑफ हेड राइस। सेकेंड इज टू मिनिमाइज द ब्रोकन परसेंटेज। थर्ड इज टू रिड्यूस द मिलिंग लॉसेस। फोर्थ, टू ऑब्टेन नॉन स्टिकी नॉन ग्लूटेनस राइस। एंड फिफ्थ इज ऑल आर करेक्ट। सो आंसर इसका ऑल आर करेक्ट है। ये सारे ही जो पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं वो सभी होते हैं पारबॉइलिंग राइस में। बेसिकली क्या करते हैं, जो हस्क बिफोर द मिलिंग, बिफोर रिमूविंग इट्स हस्क, जो पैडी हमारे पास होता है उसी को स्टीमिंग करते हैं। तो उसमें से क्या होता है, जो भी आउटर हस्क में उसके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो अंदर कर्नल में चले जाते हैं। एक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका परसेंटेज और यू कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्रीज हो जाता है इन द कर्नल व्हेन पारबॉइलिंग इज डन। ओके, इससे एडवांटेजेस क्या होती है कि जब हम मिलिंग के लिए जाते हैं आफ्टर पारबॉइलिंग ऑफ राइस, तो उसमें रिकवरी रेट ऑफ हेड राइस, मतलब पूरा का पूरा जो राइस है, जनरली क्या होता है ये जब हम मिलिंग करते हैं ना तो इसका कुछ पोर्शन ब्रेक हो जाता है, तो ब्रोकन राइस हमें ज्यादा मिलते हैं। वेरेज अगर पार बॉइल्ड राइस को अगर हम मिलिंग के लिए लेके जाएं तो उसमें से रिकवरी रेट ज्यादा बेटर हो जाता है, ब्रेकेज जो होगा अंदर के कर्नल का वो रिड्यूस हो जाता है। ऑल्सो इसमें ये जो ऑप्टेन हमें उसके बाद पार बॉइल्ड राइस जो होता है दैट इज नॉन स्टिकी एंड नॉन ग्लूटेनस एज कंपेयर टू हमारा जो नॉन पार्ट बॉइल्ड राइस होता है। इसमें एक डिसएडवांटेज ये होता है कि पार बॉइल्ड जो राइस होते हैं उनको कुक करने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू नॉन पार बॉइल्ड राइस। ओके,
Then moving on to next question, question number 3, it says which of the following is not used as a method of chemical preservation. So इसमें से कौन सा method है जो प्रिजर्वेशन के लिए, जनरली जब हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का प्रिजर्वेशन करते हैं तो उसमें कौन सा मेथड यूज नहीं होता? यूज ऑफ ब्राइन सोल्यूशन एटलीस्ट 65% कॉन्सेंट्रेशन का, या फिर यूज ऑफ शुगर विथ शुगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 65% और मोर, यूज ऑफ सोडियम बेंजोएट, यूज ऑफ विनेगर और फेर्मेंटेशन प्रोसेस. सो कौन सा वाला रॉन्ग है? इसमें से रॉन्ग है फर्स्ट वाला, क्योंकि जब हम ब्राइन सॉल्यूशन यूज करते हैं तो उसमें 18% नो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए. कैन बी मोर देन 18% बट नॉट 65. 65 वुड बी वे टू मच. उससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब हो सकता है. इट शुड बी 18% के अराउंड, मोर देन 18% बट 18% के ही अराउंड. ओके, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन 65% से ज्यादा होना चाहिए. बाकी these all are correct. So sodium benzoate is one of the preservative, vinegar भी preservative होता है. fermentation से भी जो है shelf life increase हो जाती है of the food. Then we have dash is the milk process that makes milk more easily digested by those with a sensitive digestive system. So which one of the process is it? Ionization, evaporation, pasteurization, homogenization or फोर्टिफिकेशन प्रोसेस? कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिससे कि फैट का डाइजेशन करना, मिल्क का जो डाइजेशन करना है वो ज़्यादा इजीली हो जाता है. बेसिकली ये होता है कि फैट का डाइजेशन, क्योंकि मिल्क में फैट परसेंटेज होता है, एंड यू नो दैट इज लाइक फॉर सम पीपल विद वेरी सेंसिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके लिए ये डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वी गो फॉर homogenization process. Now what is homogenization process? इसमें क्या होता है? बेसिकली जो मिल्क है उसको एक होमोजेनाइजर एक मशीन होती है. ओके, होमोजेनाइजर मशीन होती है, उसके थ्रू एट वेरी हाई प्रेशर इसको मिल्क को इट पासेस थ्रू इट, एंड उससे क्या होता है? जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, बेसिकली फैट ग्लोब्यूल्स का जो साइज है दैट ब्रेक्स. तो ये ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे एज कम्पेयर टू जो पहले फैट ग्लोब्यूल्स का साइज था पार्टिकल्स का, उसमें से छोटे पार्टिकल्स में ये ब्रेक हो जाता है, एंड दैट हेल्प इन बेटर डाइजेशन ऑफ दैट मिल्क. बाकी आयोनाइजेशन की जाती है फॉर स्टेरिलाइजेशन. एवेपोरेशन इज नॉट अ प्रोसेस. पास्चराइजेशन उसका शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए, हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के लिए. बायोफोर्टिफिकेशन इज बेसिकली प्रोसेस बाय विच किसी भी फूड प्रोडक्ट में हम एक्स्ट्रा मिनरल्स या एक्स्ट्रा विटामिन्स ऐड कर लेते हैं. ठीक है, सो दैट इज बायोफोर्टिफिकेशन. आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बायोफोर्टिफिकेशन का एग्जाम्पल. आई हैव टोल्ड यू दिस इन वन ऑफ द वीडियो लेक्चर्स, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो उसे. ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज अ लैक्टोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू चेक द प्योरिटी ऑफ मिल्क बाय मेजरिंग इट्स डेंसिटी. सो जनरली हम क्या करते हैं, जब हमें देखना होता है कि मिल्क में कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं हुआ है या फिर इसमें पानी तो नहीं मिला दिया गया है, तो हम उसको लैक्टोमीटर से चेक करते हैं. If you have seen this instrument, this is the lactometer, okay, and this is used to check the purity of milk. कैसे मेजर करते हैं? उसकी डेंसिटी बेसिकली मेजर करते हैं. So question है कि lactometer reading for cow milk should be dash at 15.5 डिग्री सेल्सियस. सो टेम्परेचर से there is fluctuation, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है, इसलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड एक टेम्परेचर आपको दे दिया गया है कि एट 15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर व्हाट शुड बी द लैक्टोमीटर रीडिंग ऑफ अ काउ मिल्क. ओके, सो आंसर इसका है 28 to 30. जनरली जो मिल्क के का रीडिंग होता है लैक्टोमीटर रीडिंग होता है, दैट शुड बी अराउंड 26 to 32. ओके, एंड काउ मिल्क का इट इज 28 to 30, whereas बफेलो का होता है 30 to 32 होता है. 30 से लेके 32 तक बफेलो मिल्क का रीडिंग होता है. ओके, then moving on to next question, question number
Sixth, we have the temperature and time required for LT-LT pasteurization of milk. Now, LT-LT is low temperature and longer time. Low temperature, long time. So pasteurization के अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं. एक होता है LT-LT, एक होता है हाई टेम्परेचर लॉन्गर टाइम, एंड एक होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर. ऑलराइट. सो LT-LT में कितना हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है और कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, आप एक बार वो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो. ओके. आंसर है इसका 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स. Pasteurization process I've already told you कि it's a process for जिसमें कि हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं मिल्क में उनको किल कर दिया जाता है एंड शेल्फ लाइफ इंक्रीज की जाती है मिल्क की. ओके. देन HT-LT जो होता है दैट इज हाई टेम्परेचर लॉन्गर ड्यूरेशन. इसमें हम वी जनरली गो फॉर 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 15 सेकेंड्स. ओके. एंड अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाला आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे कितना टेम्परेचर होता है और कितना टाइम के लिए हम उसे उस प्रोसेस को चलाते हैं. Then coming to question number 7, it says jams are made from the crushed or ground fruit and usually have thick consistency. Okay, so क्योंकि हमारे कंट्री में क्या है, बहुत ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, तो क्या होता है कि कुछ फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो फ्रूट से हम जैम बना देते हैं या फिर हम जेली बना देते हैं. ठीक है. इस प्रोसेस में लाइक देयर आर डिफरेंट स्टेप्स इनटू दिस प्रोसेस. हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जैम में कितना % TSS होता है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स. तो कितना TSS होता है जैम में? इज इट 65, 66, 68, 55 और 73%? आंसर है इसका 68% TSS जैम में होता है. ओके. एंड इसमें क्या होता है 40% जो है देयर शुड बी फ्रूट पल्प. फ्रूट पल्प शुड बी देयर. ओके. वेयर एज जेली जो है उसमें TSS हमें कितना रिक्वायर्ड होता है, दैट शुड बी अराउंड 65%. ऑलराइट. एंड डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं जैसे देयर इज एप्पल, मैंगो, गुआवा, इन सब का क्या बनता है, वी हैव जैम्स एंड जेलीज. Now question number 8, pectin content of a fruit for jelly making should be at least. So now when we go for jelly making, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा important factor that is pectin जो percentage है वो fruit का अच्छा होना चाहिए. And generally we prefer guava for this purpose क्योंकि guava में pectin percentage अच्छा होता है. और भी होते हैं जैसे sour apple होता है. ठीक है. Then we have other fruits as well. उनका भी हम we go for making of jelly. So इसमें आंसर है 0.5%. So no, अगर 0.5% pectin percentage होता है तो उससे ज़्यादा better jelly form होती है. Then coming to question number 9, it says the process of malting is associated with which of the following crop? So malting process में क्या होता है basically? No, it's a process of making wine. Okay. तो इसमें होती है we have 3 processes. Steeping होता है इसमें. ठीक है. फिर germination होता है and then we go for drying. तो आपको पूछा गया है कि कौन से क्रॉप से रिलेटेड है, कौन सी क्रॉप है जिससे मॉल्ट फॉर्म होता है या जिसमें मॉल्टिंग वाली प्रोसेस की जाती है. सो इट इज बार्ले. जनरली जो और भी सीरियल क्रॉप्स हैं लाइक वीट, पैडी है, उसमें भी मॉल्टिंग की जाती है, लेकिन उसमें क्या है उतना बेटर मॉल्ट हमें मिलता नहीं है एज कम्पेयर टू बार्ले. बार्ले में ज़्यादा बेटर मिलता है. तो इसमें क्या करते हैं, पहले स्टीपिंग इज बेसिकली सोकिंग इन वाटर. तो जब सोकिंग हो जाती है थोड़ा उसमें जर्मिनेशन होने लगता है एंड देन जर्मिनेशन जब होता है तो ही हम उसकी ड्राइंग करने लगते हैं. ओके. ये प्रोसेस दी गई है जिसमें बार्ले में पहले स्टीपिंग करते हैं, देन देयर इज
थोड़ा जर्मिनेशन जब हो जाता है तो हम उसमें ड्राइंग कर देते हैं, एंड देन द रूटलेट्स आर रिमूव्ड, एंड देन फाइनली वी गेट द मॉल्ट. ओके, then coming to question number 10th, it says World Food Safety Day is observed on. So ये थोड़ा different question है, but it is like important for your exam. It can be important for your exam. So World Food Safety Day 7th June को every year it is celebrated, and you have to tell कि इस साल पिछले साल की theme क्या थी. Theme for year 2022 was. Also you can tell in the comment section कि वर्ल्ड फूड डे कब था. वर्ल्ड फूड डे ये रिसेंटली अभी ऑब्जर्व किया गया था, एंड इसकी थीम ऑल्सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, वर्ल्ड फूड डे एंड उसकी थीम यहाँ पर आपको बताना है. वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे दैट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 जून, उसकी थीम क्या थी? इट वाज सेफर फूड एंड बेटर हेल्थ. ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे. आज इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करें. अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप हमारी साइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, ऑल्सो इफ यू वांट टू बाय द कोर्स फॉर दिस you can go to our site and buy it for just ₹1355. Okay. So that is it for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब the channel yet, I would recommend you to subscribe so that you get the notification for upcoming videos. That is it for today. Thank you and have a nice day ahead.